Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter सत्ता की साझेदारी. पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन है पावर शेयरिंग, जिसका आज का हमारा टॉपिक है ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी सरकारों के स्तरों के बीच सत्ता का विभाजन. कल हमने पढ़ा था सरकार के जो शासन है उसका क्षैतिज वितरण. तो क्षैतिज वितरण में हमने पढ़ा था सरकार के बजाय वहां शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों पर किस तरह से प्रकाश डाला गया और शासन के विभिन्न अंग किस तरह से एक दूसरे से पृथक रहते हुए भी एक स्तर पर काम करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है सरकार का सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण. इसमें सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, यानी सरकार के कई स्तर होते हैं, जैसे फर्स्ट लेवल की सरकार, सेकंड, थर्ड, उन सरकारों के स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होता है. और उच्चतर इस स्तर में आपको ध्यान रखना है, क्षैतिज में मैंने कल भी बताया था शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा होता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार के विभिन्न अंगों के बीच. सबसे पहली सरकार कौन सी? केंद्र सरकार, जिसे हम कहते हैं संघ सरकार भी, जो सबसे बड़ी होती है, जो पूरे देश के लिए कार्य करती है. उसके बाद राज्य सरकारें होती हैं जो प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर काम करती हैं. उसके पश्चात तीसरे जो स्तर की सरकार होती है वो स्थानीय लेवल की सरकार कही जाती है, जिसे गांव में हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं और शहरों में या नगरों में हम इसे नगर पालिकाएं कह देते हैं. तो इस प्रकार तीन स्तर की सरकारें हो गई और इसमें सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है. कैसे? देखिए, केंद्र सरकार है, इसके कुछ अधिकार और कुछ शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दे दी जाती हैं. राज्य सरकारों की कुछ शक्तियां, कुछ कार्य, कुछ अधिकार पंचायत सरकारों को दे दिए जाते हैं, ताकि अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से सरकारें सही ढंग से कार्यों को क्रियान्वित कर सके, नागरिकों की हितों की रक्षा कर सके, उनके हर पहलू पर उनकी नजर हो. इस तरह से निम्न स्तर की सरकारों को उच्च स्तर की सरकारों के अधीन काम करना पड़ता है. इस ऊर्ध्वाधर वितरण की दो विशेषताएं हैं. पहली क्या कि इसमें सरकारों के विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा होता है, और जो कौन कौन से विभिन्न सरकारें? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार. फिर उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारें जो होती हैं उनके बीच जो बंटवारा होता है, उसमें जो निम्न स्तर की सरकार है उसे अपने से ऊपर वाली सरकार की, फिर बीच वाली सरकार को अपने से ऊपर वाली सरकार के आदेशों की अवमानना करनी पड़ती है, उनका पालन करना पड़ता है. जिस तरह से उन्हें निर्देश मिलता है उनकी देखरेख में उन्हें काम करना पड़ता है. हालांकि उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं. विवाद की स्थिति में ही सरकारें एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं, अदरवाइज उनकी शक्तियां, उनके कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र बिल्कुल बांट दिए गए हैं. उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा. जिस तरह से शासन का बंटवारा, शासन के विभिन्न अंगों का, कैसे? विधायिका, कार्यपालिका और इसके बीच में न्यायपालिका के बीच में. इसी तरह से हमारा जो सरकारें हैं इनका बंटवारा हुआ. अब तीसरा पॉइंट आता है कि सामाजिक समूह जो देश में है उनमें किस तरह से बंटवारा होता है. तो देखो, दो तरह से, या तो भाषाओं के आधार पर होगा, जैसे कि बेल्जियम में हुआ, डच और फ्रेंच भाषा के बीच में वहां पर बंटवारा हुआ. तो उसमें क्या किया गया कि एक सामुदायिक सरकार की स्थापना कर ली गई और उस चीज को वहीं पर संभाल लिया गया. इसी तरह से धार्मिक समूहों के बीच, जैसे कि सिंगली और तमिल श्रीलंका में हुआ, वहां पर क्या हुआ कि स्थिति नहीं संभल पाई और गृह युद्ध की स्थिति बन गई. तो इस तरह से जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, कोई भाषा के आधार पर होता है, कोई धर्म के आधार पे होता है, कोई संख्या के आधार पे होता है. किसी समुदाय में बहुसंख्यक लोग हैं तो किसी में अल्पसंख्यक लोग हैं, किसी में जनजातीय जातियों के आधार पर भेदभाव होता है, तो किसी में महिलाओं के साथ आधार पर होता है. तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो कमजोर वर्ग है समाज में, देश में, कहीं भी कमजोर समुदाय है, तो उसके हितों को अनदेखा ना किया जाए, उनमें भी सत्ता का विभाजन हो और किस तरह से हो,
जैसे कि बेल्जियम की सरकार ने किया, एक अच्छा उदाहरण है, हम इसे दे सकते हैं। समुदाय तथा हमारे भारत में विधायिकाओं में और जो भी हमारे प्रशासन में भागीदारी है उनमें महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को भी आरक्षण दिया गया है। एक एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं, जैसे दलित जाति के लोग हैं या जो आदिवासी कबीलों के लोग हैं या फिर महिलाएं हैं, उनको आरक्षित क्षेत्र से चुना जाता है, उन्हें आरक्षण दिया गया है नौकरियों में भी, रोजगार के क्षेत्रों में भी और शिक्षा में भी उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि समाज का या किसी भी देश का कोई भी कमजोर वर्ग संख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अपने आप को हीन महसूस ना करे, उसके कहीं से भी उसे ये ना लगे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ लेकिन मुझे पूरी समानता नहीं मिली है, कहीं ना कहीं मुझसे भेदभाव किया गया है। तो इस तरह के बर्ताव को समाज में उत्पन्न ही ना हो, इसलिए सामाजिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा कर दिया गया है, ताकि कोई अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे। उनकी भागीदारी निश्चित कर दी गई है, प्रशासन में भी, विधायिकाओं में भी और न्यायिक जो संस्थाएं हैं वहां भी। जैसे कि महिलाओं को आरक्षण हमारे भारत में, दलित जाति के लोग हैं या निम्न जाति के लोग कह लो, या जैसे कि अपने जनजातीय समुदाय है, यहाँ पर सभी को शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण है। कहीं आम नागरिक है उनसे बढ़ोतरी में इनको कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान इनके लिए किए गए हैं। इस तरह से आज हमने दूसरा पॉइंट ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा पॉइंट विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन क्यों और कैसे जरूरी है, इसके विषय में अध्ययन किया। आप चलते हैं हम अपने चौथे टॉपिक पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है भारत की विधान, हम एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि जो भारत की विधानसभाएं हैं वहां पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे कि वहां पर एक निर्वाचन क्षेत्र है वो भी आरक्षित, वोट के मामले में भी आरक्षण दिया गया है, पंचायत में भी, स्थानीय निकाय में भी एक महिलाओं के आरक्षण क्षेत्र रख दिए गए हैं, आरक्षित सीटें कर दी गई हैं, रोजगार में भी, विधायिकाओं में भी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये इसलिए किया गया है कि विभिन्न सामाजिक समूह जो कि कमजोर हैं, जिनको उपेक्षित स्थान कभी प्राप्त हुआ था, उन्हें बराबरी का, समानता का दर्जा देने के लिए। इस तरह से एक चौथा पॉइंट निकल कर आता है कि राजनीतिक पार्टियों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों जो कि राजनीतिक दल है हमारे, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हमारे राजनीतिक पार्टी हैं। इसी तरह से विभिन्न दबाव समूह हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं? छोटी पार्टियों को, जो कुछ समय के लिए अपने विशेष मुद्दों के लिए आते हैं और मांगे पूरी हुई और बैठ गए, जैसे अध्यापक संघ हो गए, छात्र संघ हो गए, मजदूर संघ हो गए, ये दबाव समूह में आते हैं। इस तरह से आंदोलनों के बीच, यानी राजनीतिक पार्टियों, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो वो कैसे होता है? इसमें क्या होता है, इस जगह पर चुनाव का विकल्प रखकर सरकार चुनाव का विकल्प रखती है विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने। जो भी दल जीतेगा उसकी सरकार बन जाएगी। इसी तरह से जो भी राजनीतिक दल जीतते हैं, दबाव समूह है या जो भी राजनीतिक ये आपके आंदोलन है, किसी मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं, तो उनकी मांगे पूरी होते ही वो अपने टारगेट को पूरा करते ही बैठ जाते हैं। तो चुनाव का विकल्प रख दिया जाता है कि किस तरह से इन्हें चुनाव के आधार पर सत्ता में आने दिया जाए, सत्ता का बंटवारा किया जाए, आपसी प्रतिद्वंद्विता निश्चित करके। यानी जब तक आपके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं आती है तब तक हम अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में आ जाए कि इस बच्चे ने मुझसे 2 नंबर फालतू कैसे लिए, जबकि ये और मैं पढ़ रहे एक ही साथ है, एक ही क्लास में है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है और एक टाइम दे रहे हैं, हम दोनों इतने ही घंटे पढ़ते हैं, तो मेरी कहाँ गलती है और मुझे अब की बार टेस्ट में इससे ज्यादा नंबर ले रहे हैं। तो ये होती है प्रतिद्वंदिता की भावना। जब इस तरह की बात दिमाग में आने लगती है तो उसे होड़ करेगा, हो सकता है उसे 2 के 3 भी नंबर फालतू जाए, 4 नंबर भी फालतू ले जाए। तो इस तरह से जब आपसी प्रतिद्वंदिता निश्चित हो जाती है तो राजनीतिक दल अपने विभिन्न मुद्दों को, अपनी नीतियों को, अपने कार्यों को जनता के सामने रखते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं, आश्वासन देते हैं कि जब हम अपने पद पर जाएंगे तो आपकी मांगों को पूरा करेंगे। तो इस तरह से सरकार उन्हें ये हक देती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ये चीज इसलिए कि वो राजनीतिक पार्टियों को ये अधिकार है कि वो सत्ता का बंटवारा निश्चित कर सके। इस
बाद आता है कि क्या ये विभाजन जरूरी है। हम कहते हैं क्षैतिज वितरण, शासन के अंगों में विभाजन। दूसरा, ऊर्ध्वाधर वितरण, सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। तीसरा, हम कहते हैं राजनीतिक पार्टी और दबाव समूहों के बीच विभाजन। और चौथा, हम कहते हैं सामाजिक समूहों के बीच विभाजन। तो क्या ये विभाजन जरूरी है? हाँ, ये विभाजन जरूरी है, क्योंकि इससे लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। इसे लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये राजनीतिक स्थिरता लाता है। आज एक दल की सरकार है तो दूसरे दल की सरकार बनेगी, तीसरे दल की बनेगी, सरकार का काम ठप नहीं होगा। कोई ना कोई प्रधानमंत्री देश को मिलता रहेगा, कोई ना कोई राष्ट्रपति आता रहेगा, कोई ना कोई मुख्यमंत्री राज्य में बनते रहेंगे। स्थिरता मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक बन गया तो कई सालों तक कोई चुनाव नहीं होंगे, ऐसा नहीं। चुनाव का विकल्प दिया गया है, इसीलिए तो ये सत्ता का जो बंटवारा है वो दबाव समूह और पार्टियों के बीच रखा गया है। तो इस तरह से इसे राजनीतिक स्थिरता लाने में भी सहयोग मिलता है, मदद मिलती है, हिंसा को कम करता है। अगर सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है, जैसे कि बेल्जियम में किया गया, तो गृह युद्ध टल गया, मारकाट बंद हो गई, अपवाद जो उठे थे वो सब खत्म हो गए। लेकिन गृह युद्ध कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो इस जहां सुनवाई की जाएगी, जहां लोगों के हितों को देखा जाएगा, वहां हिंसा कम होगी, संघर्ष कम होंगे, टकराव की स्थिति नहीं बनेगी, आपस में लोगों का तालमेल बना रहेगा, सरकार के साथ विश्वास और भरोसा बना रहेगा। तो इस तरह से इसे लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है कि विभाजन जरूरी है। विभिन्न समूहों के विचारों को सम्मान मिलता है। हमारे देश में कितनी तरह के भाषा के लोग हैं, कितनी भाषाएं। देखो, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, तो सबकी अलग अलग भाषाएं हैं अपने धर्म के अनुसार। सबके अपने अपने धर्म है, सबकी अपनी मान्यताएं है, संस्कृति है। तो जिस तरह से वो अपने अपने धर्म की अवमानना करते हैं, जिन जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो उनको एक देश में सम्मान मिलता है कि हमारी भाषा में कोई बाधा नहीं है, हमारे धर्म के अंदर कोई रोक टोक नहीं, हम किसी तरह से भी किसी भी धर्म को माने, किसी की पूजा करें, किसी भी रैली में जाएं, किसी भी हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार किसी भी तरीके से करें। तो इससे क्या होता है? विभिन्न समूह, हमारा देखो भारत कितना बड़ा है, कितनी तरह के लोग हैं, कितनी भाषाएं बोलते हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है कि विविधता में अनेकता है, कि विविध धर्मों के लोग हैं, विविध भाषाओं को बोलते हैं और कई विविध समूहों के लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्थिति संभलती रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी सत्ता का बंटवारा जो है वो विभिन्न समुदायों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच, अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच और शासन के बीच, सरकार के बीच कर दिया गया है, ताकि एक दूसरे की शक्तियों पर अंकुश भी लगाया जा सके, एक दूसरे के गलत कामों पर रोक भी लगाई जा सके और एक दूसरे को भागीदारी भी निश्चित की जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही होगा। और आज हमारा टॉपिक क्या? चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित जो भी आपको ये ब्लैक बोर्ड की पिक भेजी जाती है, जितना भी मैं समझा रही हूँ, बार बार आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मुझे फोन करके पूछते हैं कि मैडम इसको फेल नोटबुक में करना है। तो आपको फेल नोटबुक में करना है, जितना आपको समझाया जाता है उसको नोट करते हुए चलिए। क्या होगा? 2-3 पेज भर जाएंगे, कम से कम आप उसको लिखोगे तो माइंड में रहेगा तो सही ना, उसको याद करते हुए चलना है, लिखना भी है आपको साथ। आप पूरी मेरी वीडियो सुना कीजिए, मैं लास्ट में आपको जो भी करना होता है उसके बारे में बताती हूँ, इसलिए कि आप बार बार मुझसे ना पूछिए। फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, लेकिन सही क्वेश्चंस को पूछिए, ठीक है? आपके पास ये पिक पहुंच जाएगी, इसे लिखना है और याद करना है, और हमारा चैप्टर 2 कल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट अस वी मीट